Okay, hello everyone. I hope you all will be fine. Now we are going to start Ohm's law. यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको पुरानी बातों का याद रखना ज़रूरी होगा, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होता है। आई होप आपने रिवाइज किया होगा, तो ये सब आपको क्लियर होगा। पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट कर लें, फिर इसके बाद हम लोग ओम्स लॉ पर आएंगे। बात होती है इस चैप्टर में व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर इसका आप दे चुके हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो वर्क करते हैं। पहले मैं क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग यही है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए कि एक्चुअली होता क्या है अप्लायंसेस में जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो चलने लग जाते हैं। इसका भी आंसर आप कर चुके हैं। चार्ज जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। फिर बात आती है चार्ज फ्लो क्यों करता है, वाई चार्ज फ्लोज। ये नोट नहीं करना है, ये बैकग्राउंड क्रिएट हो रहा है। ऑलरेडी आप जो डिस्कशन कर चुके हैं उसको ही रिकॉल किया जा रहा है। आप कोई तरीके आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ज इसलिए फ्लो करता है क्योंकि आप वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देती है, जनरेट कर देती है, बिल्ड कर देती है, या यू कैन से वोल्टेज बिल्ड कर देती है अक्रॉस द वायर। ड्यू टू दैट चार्ज फ्लो करने लगता है। फिर कंप्लीट अगर हम बात करें तो वही कि हैंस इलेक्ट्रिसिटी जब आती है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड होता है, ड्यू टू दैट चार्ज फ्लो होता है और अप्लायंस काम करने लगता है। तो यहाँ दो बातें आपको समझ आई जो रिक्वायरमेंट थी कि वी क्या होता है, ये बैटरी की वजह से आता है, और आई क्या होता है, बैटरी की वजह से वायर के अंदर जो ऑलरेडी चार्ज रहता है वो फ्लो होने लग जाता है। राइट। अब यहाँ पे हम एक फिगर बनाएंगे, फिर कंडीशन लिखेंगे और फिर इसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे। ये ओम्स लॉ की जब बात होती है तो फिगर बनाया जाता है। पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये फिगर आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं बनाएंगे। हालांकि समझ में आपको इसी डायग्राम से ज़्यादा बेहतर आएगा। तो बनाएंगे क्या, इसमें अमीटर, वोल्ट मीटर, बहुत सारा तामझाम लगाया जाना है, स्विच की वगैरह वगैरह। तो वो सब यहाँ नहीं बना है क्योंकि वो मैं बना दूंगा तो ध्यान उधर चला जाएगा, फिर ओम्स लॉ समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने उसे अभी नहीं लगाया है। आगे मैं कंप्लीट ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए एक सर्किट बना करके दूंगा, वही आपको एग्ज़ाम में बनाना है। अभी के लिए यही फिगर है जिस पर आपको फोकस करना है। इस फिगर में एक बैटरी है, एक वायर है। बैटरी का ईएमएफ वी है, प्लस माइनस मैंने पोलरिटी मेंशन की है, प्लस से करंट निकली और वायर में जा रही है। डायग्राम बनाने के बाद हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। समटाइम बच्चे ओम्स लॉ का स्टेटमेंट जो कि ये है लिख देते हैं, बट कंडीशन नहीं लिखते हैं तो नंबर कट जाते हैं। तो आपको जब लिखना है तो पहली कंडीशन लिख देना है। कंडीशन कह लो या कंस्टेंट कह लो, मतलब या वो शर्तें जो अगर पहले हो जाए तो फिर ओम्स लॉ वैलिड है, नहीं तो फिर वो वैलिड नहीं है। कंडीशन क्या है, फॉर अ गिवन, क्या क्या गिवन है, मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर या वायर नॉर्मल लिख दोगे तो भी चलेगा। कोई एक वायर है वो गिवन है, उसे चेंज नहीं करना है। तो वायर को चेंज ना करने का यहाँ क्या मतलब है, कुछ भी चेंज नहीं करना। मतलब ऐसा भी नहीं कर सकते हम कि ये वायर अगर कॉपर का है तो हमने इसको इस सर्किट से हटाया और उसको खींच के उसकी लेंथ डबल करी और फिर वापस यहाँ लगा दिया, ये भी नहीं करना है। वायर को फिक्स करने का मतलब है मटेरियल भी फिक्स करना है वायर का। कॉपर अगर है, एक्सपेरिमेंट कॉपर के बारे में हो रहा है, तो आप कॉपर अभी नहीं चेंज करेंगे, वायर कॉपर का ही रखेंगे टुगेदर विद, खींचा खाची भी नहीं करेंगे, वायर को एलोंगेट वगैरह कुछ नहीं करेंगे। जैसा है वायर वैसे ही रहेगा। मटेरियल एंड डायमेंशन दोनों ही गिवन है, फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती। एंड ऑब्वियसली टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये कंडीशन है। मतलब अगर आप रूम टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप कोई हॉट जगह पर जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, या आप अगर खुद हॉट हैं तो फिर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। आपको टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखना है। ठीक, तो ये डायग्राम हो गया, फिर ये कंडीशन हो गई, और इसके बाद अब आएगा स्टेटमेंट।
इसे आप शब्दों में भी बयान कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। पहले मैं शब्दों में बयान कर दूं। फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर एंड टेम्परेचर, फॉर अ गिवन वायर एंड टेम्परेचर, इतना भी लिखोगे तो चलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, ये जो वी है अक्रॉस द वायर, जो ये वी आएगा, दैट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट। ये जो आपने शब्दों में अल्फाज बयान किए हैं उसे मैथमेटिकल लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो स्टेटमेंट क्लियर हुआ। स्टेटमेंट तो सीधा है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इतना लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, कंडीशन डायग्राम ये भी बनाना रिक्वायर्ड होता है। और इसी बात को आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, अंतर नहीं है कोई। तो आप ये भी कह सकते हैं फॉर अ गिवन वायर एंड टेम्परेचर रेशियो ऑफ वी एंड आई रिमेन कांस्टेंट। वी एंड आई ये कांस्टेंट है। इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वेरिएशन बिटवीन वी एंड आई इज लीनियर। ये मोस्ट कॉमन नहीं है, ये लीस्ट कॉमन है, ज़्यादातर लोग ये नहीं लिखते हैं। आप लिख लो अपनी कॉपी में, बट एग्ज़ाम में इसे मत लिखना। एग्ज़ाम में आप इसे लिखना विथ कंडीशन, दैट वन। ठीक, तो क्लियर हुआ आपको यहाँ तक कि वी जो होता है पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस द वायर, वो उसमें करंट जो होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड शर्तें वैलिड है, मान्य है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है इसके बारे में डिस्कशन करना होगा। अगर ये कांस्टेंट साइंस में कोई तवज्जो रखता है तो उसका नाम, गांव, पता सब बताना ही होगा। वही किया गया है यहाँ। कांस्टेंट का नाम बता दिए हैं, कह रहे हैं रेजिस्टेंस है, आप भी यही कहेंगे। तो सिंबल बताओ फिर। सिंबल चाहे छोटा आर लिख लो चाहे बड़ा आर लिख लो, मोस्टली बड़ा वाला लिखते हैं लोग, बट छोटा भी चलेगा। अब इसके बाद में ये जो आप कांस्टेंट जिसको रेजिस्टेंस कह रहे हो, ये कांस्टेंट किस हद तक है ये भी तो बताओ। मतलब ये कांस्टेंट क्या पूरी तरह से है, कभी किसी पर डिपेंड करेगा नहीं दुनिया में। कंडीशन वैलिड है तब तक ये कांस्टेंट है। गिवन मेटेलिक वायर एंड टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? क्या किसी पे डिपेंड नहीं करेगा? किस पे डिपेंड नहीं करेगा ये बताना पड़ता है। वी और आई पे डिपेंड नहीं करेगा। ये छोटी सी बात है, NTSC में पूछी गई थी 1-2 बार। होता क्या है कि जहाँ पे आप कांस्टेंट लिख रहे हो उसके पहले जो लाइन है, यहाँ पे आपने इस लाइन में कांस्टेंट लिखा, इसके पहले ये जो लाइन है इसमें जो दो क्वांटिटी हैं, जहाँ भी कांस्टेंट आ जाए उसके पहली वाली लाइन में जो जो क्वांटिटीज़ हैं, कांस्टेंट उन पर डिपेंड नहीं करता। तो कांस्टेंट ये वी और आई पे डिपेंड नहीं करता। हल्का सा भी 19 समझ में आ रहा है तो घबराइए नहीं। इसके बैकएंड में एक क्वेश्चन लगा हुआ है, वो करते ही सब समझ में आएगा। करेंगे अभी, बट थोड़ी सी पहले डिस्कशन हम लोग कर लें अबाउट कांस्टेंट। 2 बातें हो गई। नाउ इसका फॉर्मूला, आप यहाँ पे कांस्टेंट की जगह आर लिख लो तो आर बराबर आ जाएगा क्या, वी डिवाइड बाई आई। ये लिखा है देखो यहाँ पे। जो अगर हमें मतलब वी और आई पता हो तो डिवाइड कर दो, आर आ जाएगा। जो मान लो अगर हमें वी और आई नहीं पता, वी निकालना है, पता है आर और आई, तो कोई बात नहीं, आर इंटू आई मल्टीप्लाई कर दो तो वी बराबर आ जाएगा आई आर कह लो चाहे आर आई कह लो, श्रद्धा है आपकी जो सही लगे। श्रद्धा आपकी तो नहीं है, खैर बता नहीं सकते किसकी है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि बैटरी है, वायर है, प्लस है माइनस है, बैटरी का जो वोल्टेज है वही इस वायर में आ जाएगा। और फिर कहा है इन द फिगर 2 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, जो अगर हम 10 वोल्ट की बैटरी लगाएं तो बताओ ये सारी बातें। बाप रे बहुत सारी बातें हैं ना, घबराना नहीं है। आपको पैटर्न याद होगा भाई, ऐसे ही हमने क्या कहते हैं करंट डिफाइन किया था, ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया था। तो जिन लोगों ने पहले सब पढ़ा है तो वो तो बोर हो रहे होंगे। मोटिव मेरा यही है, मुझे तब तक वही सेम चीज़ पढ़ानी तब तक आप बोर ना हो जाओ, ताकि बहुत ढंग से याद हो जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट हैं। पहले वाले में 4 जो पार्ट है सबका मीनिंग एक ही है ना। बोलने का तरीका अलग अलग है, क्यों मैंने फिर टाइम पास किया है। होता क्या है एग्ज़ाम में वही चीज़ दूसरे शब्दों में जो लिख के आ जाए तो फिर आप
समझ ही नहीं पाते हो। पूछा गया होता है जो, वही नहीं पता चलता। आता है आपको, समझ नहीं पाते हो निकालना क्या है, तो कर नहीं पाते हो। इसीलिए मैंने जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं वो सब हमने यहाँ पे लिख दिए। वी ऑफ बैटरी बताना है, मतलब बैटरी कितनी करंट देगी। मतलब ये बैटरी आप 10 वोल्ट की जो लगाए हो तो उससे 2 एम्पियर का करंट दौड़ गया। यहाँ पे बैटरी के साथ फ्रीडम है आपको, क्या कि बैटरी आप यहाँ से हटा सकते हो, उसके बदले दूसरी बैटरी लगा सकते हो, मर्जी आपकी। जौन वोल्ट की बैटरी मन करे तौन वोल्ट के लगा लो। तो बता दो कि कितने वोल्ट के लगाए ताकि उससे 1 एम्पियर की करंट निकल आए। 2 एम्पियर की करंट निकलवाने के लिए 10 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ रही है, या 10 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो तो 2 एम्पियर की करंट आ रही है। 2 एम्पियर की करंट आ रही जो 10 वोल्ट लगाए, 2-3 बार जब बोलोगे ना तो क्लिक करेगा। 2 एम्पियर की करंट चाहिए तो 10 वोल्ट की बैटरी लगा दो। तो बताओ कितने वोल्ट की लगाए कि 1 एम्पियर करंट ही आए। भाई यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं है। ऐसे लिख लो, 2 एम्पियर की जो अगर हमको करंट चाहिए तो 10 वोल्ट की बैटरी लगाना है। 1 एम्पियर की करंट अगर चाहिए होगी तो फिर 5 वोल्ट की लगाएंगे। इसका आंसर है 5 वोल्ट। अब V फॉर यूनिट करंट, बात वही है, यूनिट का मतलब 1 एम्पियर ही तो हो जाएगा। तो यूनिट करंट के लिए जो अगर हमको कोई पूछे कितना बैटरी रिक्वायर्ड है, आंसर फिर से 5 वोल्ट। फिर V पर यूनिट करंट, पर और अर पर सब एक ही बात है भाई। मीटर पर सेकंड, ये वाली लाइन का मतलब पर होता है ना, या जो ये डिस्टेंस है यूनिट टाइम में, एक ही बात है। तो जो V पर यूनिट करंट लिखा है इसका मतलब वही है, V कितना चाहिए होगा यूनिट करंट में, ये भी वही आएगा 5 वोल्ट। फिर देखो पूछ रहे हैं V और I का रेशियो बताओ, है ना। तो V आप लगाए थे 10 वोल्ट, कोई बात नहीं, करंट आ गया 2 एम्पियर। तो V और I का रेशियो कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाई I कितना है 2, ये भी 5 ही आएगा। V और I का रेशियो चाहे पूछे तो भी 5 आएगा। बैटरी रिक्वायर्ड फॉर यूनिट करंट, या बैटरी पर यूनिट करंट, या बैटरी का जो EMF फॉर ड्राइंग 1 एम्पियर करंट, सबके आंसर 5 वोल्ट ही होंगे। ना दूसरे पार्ट में देख लो भाई कि 2 एम्पियर की अगर हमको करंट चाहिए तो भी कितना लगाना होगा। मतलब यहाँ पर जो आप ये वाली लाइन लिखे हो ना, इसको दोबारा लिखो कि भाई 1 एम्पियर की अगर हमको करंट चाहिए तो 5 वोल्ट की बैटरी लगानी होगी। मान लिया बात आपकी, हमने यूनिटरी मेथड लगाना है और कुछ नहीं। 2 एम्पियर की करंट चाहिए हो तो कितना लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2 एम्पियर के लिए हमको 10 वोल्ट चाहिए होगा। तो सोचो 3 एम्पियर करंट चाहिए हो वायर में, तो बैटरी कितने वोल्ट की लगानी पड़ेगी, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 2 नहीं 3 हो जाएगा। तो 3 एम्पियर के लिए 15 वोल्ट की बैटरी चाहिए होगी। तो 4 एम्पियर करंट चाहिए हो तो कोई नहीं 20 वोल्ट की बैटरी लगा लेना। सिंपल सिंपल बातें हैं। मोटिव भी मेरा है चीज़ों को सिंपल सिंपल करना, फिर उनको जोड़ के बड़ा कर देना। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी कब पता नहीं चलेगा, बस आप बोर ना होइए, पेशेंस रख के पढ़ते रहिए। 5 एम्पियर की करंट चाहिए हो तो कितना लगाए बैटरी, 25 वोल्ट का लगा लो। अब यहाँ तीसरा पार्ट देखो, बोर हो रहे होंगे, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बोर ना होइए, पेशेंस रख के पढ़िए। यही छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के अभी बहुत ब्लास्ट हो जाएगा, ग्राफ व्राफ सब बन जाएगा यहीं से। अब कह रहे हैं आई बिकम 2 टाइम, मतलब 1 एम्पियर से ये 2 हो गया तो ये 5 से 10 हो गया। जो आई डबल हुआ, 2 गुना हुआ, 2 टाइम्स हुआ, तो वी भी तो उतना ही हुआ ना, 5 से 10 डबल, तो यहाँ भी 2 आएगा। तात्पर्य यहाँ पे पूछे हैं कि आई जो 2 गुना करे तो वी कितने गुना हो जाएगा, आई जो 3 गुना करे तो वी कितने गुना हो जाएगा, आई जो 4 गुना करे तो वी। आई अब 3 गुना देख लो, 1 एम्पियर से 3 एम्पियर किया तो 5 से 15, ये भी तो 3 गुना ही हो गया ना, 5 से 15। तो कुल मिला के जब आप करोगे तो समझ आएगा भैया, जितने गुना जितने टाइम्स
या जिस फैक्टर से करंट आपको चेंज करनी है, सेम फैक्टर से बैटरी का जो पोटेंसी है या ईएमएफ है या वोल्टेज है अक्रॉस द वायर जो आएगा वो चेंज करना पड़ेगा ना। वी और आई का रेशियो निकालना है हमें इन ईच केस। पहले केस में ये 5 है, ये 1 है, 5/1 आएगा, आने दो। दूसरे केस में 10/2 आएगा, सॉल्व करोगे तो ये भी तो 5 ही आएगा। तीसरे केस में 15/3 ये भी उतना ही आएगा। फिर 20/4 ये भी उतना ही आएगा। मतलब हर बार जो रेशियो है वो वही आ रहा है ना। तभी तो कह रहे हैं कि रेशियो कांस्टेंट होगा वी और आई के बीच में। तो कांस्टेंट का मतलब अब समझ में आया होगा कि जो तरह तरह की आप बैटरी लगाओगे तो तरह तरह की करंट आएगी, लेकिन जो रेशियो आएगा प्रत्येक केस में वो बराबर आएगा। तो V बाई आई कॉन्स्टेंट है, इसका मीनिंग क्लियर हुआ। एंड V प्रोपोर्शनल टू आई जो लिखे थे उसका क्या मीनिंग है, उसी का ये एलाबोरेशन है। V प्रोपोर्शनल टू आई का मीनिंग होता है कि जितने गुना आपने एक को किया दूसरा उतने ही गुना हो जाएगा। जो अगर आप आई को 2 गुना किया तो V उतने ही गुना हो जाएगा। आई को अगर 4 गुना किया तो V भी उतने ही गुना हो जाएगा। आई को अगर x या n गुना किए तो V भी x या n गुना ही हो जाएगा। अब आप चाहो तो दोबारा से एक बार फिर से रीड कर लो, अब सब समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर मान रहे हैं कि आपको समझ में आ गया है, तो कंफर्मेशन के लिए ये क्वेश्चन कर लो। ये हो गया तो समझो समझ आ गया। बोले कि 10 वोल्ट की बैटरी लगाओ तो 2 एम्पियर की करंट आई। क्या ये 10 वोल्ट की बैटरी लगाए तो 2 एम्पियर करंट आई। इफ़ 10 वोल्ट बैटरी इज रिक्वायर्ड फॉर 2 एम्पियर ऑफ करंट, देन रजिस्टेंस बताओ एंड हैंस फाइंड वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर 3 एम्पियर। थोड़ी देर के लिए इसको ना रीड करो, ये रजिस्टेंस ना रीड करो और ये ना रीड करो। अब क्वेश्चन है कि 10 वोल्ट का बैटरी रिक्वायर्ड है फॉर 2 एम्पियर ऑफ करंट, देन फाइंड वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर 3 एम्पियर ऑफ करंट। इतना ही क्वेश्चन है। आप देखोगे क्या कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे स्वयं से, अपने आप से। जितना मैं अभी बताया हूँ ना भी बताया होता तो भी कर लेते आप। मतलब आप कोई कम थोड़ा ना हो। जितना ओम जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सब बनाया है उतना ही आपको भी आता है कि कुछ ना बताया जाए। हालांकि मैं थोड़े ना बता रही, तो ओम बताए हैं। तो ओम और आप में कोई अंतर नहीं है, आप अपना नाम रख सकते हो हरिओम। तो अकॉर्डिंग टू हरिओम क्या हो जाएगा कि 2 एम्पियर करंट 10 वोल्ट लगाए 2 एम्पियर आ जाएगा। तो 1 एम्पियर में 5 वोल्ट चाहिए होगा। 3 एम्पियर के लिए फिर सोचो 15 चाहिए होगा। जवाब आ गया भाई। तो ये तो यूनिटरी मेथड लगाए हो ना तुम, ये तो बच्चा भी जानता है ना, 7वीं क्लास में 6वीं क्लास का बच्चा जानता है। कुछ लोग पढ़ाई नहीं करते वो भी ये जानते हैं। तो यही हौसला हो रहा है, सब कुछ आप किए ले रहे हो विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड। ओम के बराबर की नॉलेज आपके अंदर है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें। लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन कुछ और ही था, क्योंकि भाई हमको ओम जो साहब हैं उनको तवज्जो देनी है। तो फिर हम यही करंट निकालेंगे, यही 3 एम्पीयर करंट, यही सेम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे फिर करेंगे। तो कंप्लीट क्वेश्चन आएगा फाइंड फर्स्टली रेजिस्टेंस और उसके बाद हैंस करंट। 3 एम्पीयर अगर चाहिए तो वोल्टेज कितना लगाना पड़ेगा। नहीं समझे? ये जो कहानी हम बताए हैं अब आप इसे यूज़ कर लो। पहले ये फार्मूला लगा के रेजिस्टेंस निकाल लो। और अब रेजिस्टेंस नोन हो गया है और V निकालना है, R और I नोन है, रख दोगे तो आंसर आएगा। करके देखो। पहला जो केस है उसमें V है और I है, दोनों पता है, तो डिवाइड करके R निकाल लो। तो कितना आएगा 10/2, 5 आ जाएगा। ठीक है। अब हम R कहेंगे कि अननोन थोड़े ना है, ये तो नोन है। और ये R दूसरे केस में भी यही होगा। काहे? क्योंकि ऐसा कहें क्या क्वेश्चन में कि हमने बैटरी वो क्या कहते हैं वायर बदल दिया या टेम्परेचर बदल दिया, कुछ बदला तो नहीं है ना। और हम ऊपर लिखाए थे कि जो वायर का मटेरियल और टेम्परेचर ये सब ना बदला जाए, डायमेंशन वगैरह, तो फिर ये जो R होता है ये कांस्टेंट होता है। मतलब जो 5 तुम निकाले हो अभी,
यही बाद में भी पाँचें होएगा, एज लॉन्ग एज टेम्परेचर मटेरियल डायमेंशन नॉट गोइंग टू चेंज एंड हियर नॉट गोइंग टू चेंज। सो आर जो 5 निकाल लिए हो वही दूसरे केस में यूज़ हो जाएगा। इस बार आर नोन हो गया और आई ये भी नोन है, तो बताओ वी कितना आएगा। इस बार वी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ आई इंटू आर, 3 गुणे 5, ये आ गया 15। कान पकड़ने का अंदाज बदल गया है, आंसर तो पहले ही आ गया था। तो कान पकड़ने का अंदाज अगर आप बदलेंगे तो कोई कहे उससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? उससे फ़र्क पड़ेगा। कान पकड़ने का अंदाज बदल देंगे तो लॉ बन जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। यहाँ पे ओम्स लॉ ऐसे ही बन गया, मजाक मजाक में। अब इसके बाद में हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की। काहे के मारे कि ऊपर जो तुम किए हो ना ये सही नहीं है, इंसाफ नहीं किए हो आप। आर जो निकाले हो 5 लिख दियो, एग्ज़ाम में नंबर कट जाएगा इसे। क्योंकि जो अगर आर स्पेसिफिकली पूछे, आर पूछे तो फिर जो पूछे उसका यूनिट भी बताना पड़ता है। तुम 5 बताए हो, आगे कुछ लिखवे नहीं की हो, मीटर की, न्यूटन, तो फिर वो इसलिए नहीं लिखो कि हम बताए नहीं थे। अब बता रहे हैं तो अब आगे तुमसे आर पूछेंगे तो तुम यूनिट के साथ बता देना। आर का फार्मूला आपको हम बताए क्या होता है, वी अपॉन आई। कौनो फार्मूला पता हो तो उसे यूनिट निकालने खातिर क्या करे को पड़ता है कि जो आर हुआ है, जो वी है, जो आई है, सब में यू ऑफ लिख दो। क्या मतलब है? आर की जगह हो जाएगा यू ऑफ आर मतलब यूनिट ऑफ आर, और वी की जगह हो जाएगा यू ऑफ वी मतलब यूनिट ऑफ वी, और आई की जगह यू ऑफ आई मतलब यूनिट ऑफ करंट। तो अब वी की यूनिट तुमको पता ही है, ये होती है वोल्ट। आई की यूनिट पता ही है, ये होती है एम्पियर। तो रजिस्टेंस की यूनिट वोल्ट पर एम्पियर हो गई। कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो ओम नाम के साइंटिस्ट हैं उनकी आत्मा तड़प उठेगी, शांति नहीं मिलेगी उनको, किसी को नहीं मिलेगी, हमको भी नहीं मिलेगी। भाई हमने मेहनत करी है तो क्रेडिट हमको मिलना चाहिए ना। ये सारी कहानी ओम नाम के वैज्ञानिक बताई ने, और तुम उनके बताए गए ज्ञान में वोल्ट और एम्पियर को क्रेडिट दे रहे हो, कह रहे हो कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर होगी। गलत नहीं है, लेकिन इसमें ओम का तो नाम आया ही नहीं, वोल्ट और एम्पियर के नाम आ रहे हैं, बुरा मान जाएंगे ओम। तो फिर आप यहाँ पे अगर चाहते हो रात में ओम की आत्मा आपको ना तंग करे तो फिर उनका नाम लेके आओ, ओम का नाम, ओम नाम जपना पड़ेगा, ओम नाम जपना पड़ेगा। कैसे कि जहाँ भी वी बाई ए दिखाई दे उसके बदले में आप ओम लिख देना, OHM। अब इसी का सिंबल है ये जो है अटपटा सा सिंबल, इसको ओमेगा भी कहते हैं, लेकिन तुम इसको ओम ही कहना। ओम अगर कोई लिखने को कहे पूरा लिखो तो तुम OHM लिखना, और कहे सिंबल लिखो तो ऐसी एक ड्राइंग बना देना, कह देना यही ओम है। समझ गए? हाँ सर जी, अब थोड़ा आगे बढ़ जाएं। ये जो पढ़े हैं इसका यूज़ करें आप। वही क्वेश्चन है जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, अंदाज बदलेगा। अंदाज बदलने से बहुत कुछ बदलता है। एक क्वेश्चन को कुछ लोग ऐसे पूछते हैं, कुछ लोग ऐसे पूछते हैं, कुछ लोग ऐसे पूछते हैं। डिपेंड करता है कि सामने वाला एग्जामिनर आपको कितना डराना चाहता है। जो डराना नहीं चाहता तो सीधे बोलेगा बेटा वी इतना है, आई इतना है, आर बताओ। आपको अब भी लो, आर बराबर वी अपॉन आई लगा देते हैं, वी और आई की वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो एग्जामिनर थोड़ा डराना चाह रहा है तो ये लंबा चौड़ा डायग्राम बना देगा, बच्चा देख के डर जाएगा। क्वेश्चन वही है, डायग्राम में वी और आई लिख दिया उसने, तो भी वैसे कर लेना। अब यही क्वेश्चन मार्केट में एग्जाम में अपीयर हो सकता है। तीसरा तरीका ऐसे हो सकता है कि शब्दों में बयान करेगा। आलसी होते हैं हम लोग, चैटिंग कर 12 बजे जो रात को 11 बजे करते हैं, दैट टाइम तो खूब अंग्रेजी में लिख लेते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में अंग्रेजी में लिखा हुआ आएगा तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। कर लिए तो समझ में आएगा कि ये जो लिखा है यही चीज़ लिखें, बस अंग्रेजी में थोड़ा ज़्यादा बोल दिए तो समझ में नहीं आता। एक बार हम कोशिश करते हैं। 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है किसी कंडक्टर में तब जब
10 वोल्ट ऑफ पीडी इज अप्लाइड देन फाइंड रेजिस्टेंस। कठिन लग रहा है, अंग्रेजी लिख दी है शानदार। तो आप भैया अंग्रेजी में तो उस्ताद हो, मुझे पूरा भरोसा है कि आप कितनी भी हार्ड इंग्लिश देखो एग्जाम में डरोगे नहीं, कर लोगे। कुल मिला के डरना है ही नहीं, चाहे डायग्राम बन के आवे चाहे लैंग्वेज में लिख के आवे क्वेश्चन। आपको रीडिंग पूरी करनी है। 90% क्वेश्चन जो अगर पेशेंस रख के आप रीड कर लेंगे पूरा समझ में आ जाएगा और हो भी जाएगा। तो इन तीनों फॉर्मेट में आए क्वेश्चन कहीं भी आए, करना यही है सोल्यूशन के हिसाब से कि आर के लिए फार्मूला लगाना है, वो होता है V/I। तुम खुद से करके देख लो, बताओ आंसर क्या आएगा। V दिए हैं 10 और I दिए हैं 2, है ना। तो रखो R आ जाएगा कितना, 5 ओम आ जाएगा। ए ऑप्शन सही हो गया। आपको मिलते हैं -1। ये का है सही तो है, दूसरा ऑप्शन नहीं देखो तुम। ये जो साइंस है ना, या कोई दूसरा धर्म हो, किसी भी प्रकार का सिचुएशन हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो, वो ये नहीं कहता कि आप अगर किसी अगले को याद कर रहे हो या ऑनर कर रहे हो या सम्मान कर रहे हो तो पिछले को भूल जाओ, और एक्स्ट्रा लोगों को याद करो। पिछले वाले लोगों को भूलना नहीं, उनको भी याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को याद रखना है। एक को वैल्यू देने के चक्कर में दूसरे को भूलना नहीं है। आप यहाँ पे भूल गए कि वोल्ट पर एम्पियर और ओम एक ही बात थी, तो जहाँ V/A लिखा है वहाँ ओम लिख लो, और चाहे जहाँ ओम लिखा है जहाँ V/A लिख लो, तो सही तो दोनों है। तो फिर आपको ना C ऑप्शन यहाँ पे बबल करना पड़ेगा या टिक करना पड़ेगा, तब नंबर मिलेंगे, प्लस में नहीं माइनस हो जाएगा। जो अगर आपको हम ना पढ़ाए होते इतना सारा तो आप तब क्या करते। तो फिर आपको वो वाली बात लगानी है जो पूरे साइंस में हर जगह लग जाएगी कि कबों कोनो फार्मूला मिले, पहली दफ़ा जो अगर आप यूज़ कर रहे हो या यूनिट का कंसर्न है, मसला यूनिट का है अगर, तो जब आप उस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो ऐसे ही थोड़े ना रख देंगे 10 रख दिए V का वैल्यू हैं, और क्या कहते हैं I का वैल्यू 2 रख दिए और कह दिए लो 5। फिर पिनाने लगते हैं बच्चे, क्या कहते हैं मास्टर साहब नंबर काट लिए, यूनिट वगैरह कहाँ चली गई। तो यूनिट आप कहोगे R निकाल रहे हैं हम, तो 5 ओम आएगी, तो फिर जो हम ये क्वेश्चन दिए वो गलत हो जाएगा। तो तरीका ये है कि जब तुम R का निकाल रहे थे तो V तुम जब रख रहे थे 10 काहे रखे, 10 वोल्ट रखो पूरा यूनिट के साथ, और I2 काहे रखो, 2 एम्पियर रखो, तो आंसर पहले से आएगा 5 वोल्ट बटे एम्पियर। अब फिर सम्मान दें खातिर V/A को आप ओम से रिप्लेस कर दोगे तो समझ आ जाएगा कि भैया ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, इसीलिए यहाँ C वाला टिक करेंगे। आई होप क्लियर हो गई होगी कहानी। आगे बढ़ो थोड़ा, वही क्वेश्चन है, पूछते हैं ऐसे भी, इसलिए हमने उसको दोबारा से रीफ्रेम कर दिया है कि भाई आपका ये जो ओम है, मतलब जो रेजिस्टेंस है, ये 2 लोगों से बना था, V और I से। तो आपको अगर ये याद है कि ये 2 लोगों को गुणा करने से बना है, V और I को, या डिवाइड करने से बना है, या I और V को डिवाइड करने से बना है, तब हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं पता तो नहीं हो पाएगा। मतलब V बोले तो वोल्ट और I बोले तो एम्पियर, वोल्ट और एम्पियर को मल्टीप्लाई करने से ओम बनता है क्या? नहीं, R बराबर V/I होता है ना। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर इक्वल टू 1 ओम। लिखा है NCERT में, डरना थोड़े ना है, सब आता है आपको। चलो इसको कर लो। 5 ओम का रेजिस्टेंस है कोई, ठीक है, और उसमें 2 एम्पियर की करंट हमको दौड़वानी है। तो एक खातिर हमको बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा। तो बात वही है, इस बार क्या है कि पहले R पूछ रहे थे तो हम V/I लगा दे रहे थे क्योंकि V और I नोन था, और इस बार हमको R और A नोन है, I और निकालना है V, तो इस बार V बराबर IR लगा देंगे या RI लगा देंगे, चाहे जैसे लिखो। तो दोनों को गुणा कर लो, तो 5 गुणे 2 10 आ गया, निकाल रहे हो V वोल्ट, है ना, तो 10 वोल्ट आंसर हो गया, A ऑप्शन। आपको मिलते हैं -1। फिर कोई गड़बड़ होगी, अभी तो बताया था ना कि वो आपको यूनिट का जो मसला दिखाई दे तो वैल्यू जब पुट करो
तो विद यूनिट पुट करो। तो V बराबर जब आप I इंटू आर लगा रहे थे तो I किसने कहा कि 5 रखो, 5 पूरा आगे बताओ यूनिट क्या है, ओम है ना, ओम रख दिया। और उल्टा हो गया है, I और R की वैल्यू बदले दे रहे हैं हम, हालांकि 2 गुणे 3 करो चाहे 3 गुणे 2, लेकिन फिर भी कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसलिए सही से देखो I कितना है, 2 है ना, 2 नहीं है, 2 एम्पियर है। तो I के स्थान पे 2 एम्पियर और R के स्थान पे 5 ओम। चलो ठीक, तो ये हो गया 2 गुणे 5 10 और यूनिट आ गई A इंटू ओम। तो ये सही है, बी वाला देख लो यही है ना, तो बी भी सही है और ए भी सही है। सी ऑप्शन अगर टिक कर दिए तो प्लस में मिलेगा नंबर, नहीं माइनस हो जाएगा। जो अगर अभी कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो अभी हम आपको ये सिखाए थे कि मालिक जो ये ओम है ना, ये V अपॉन ए के बराबर होता है। तो V अपॉन ए रख के देखो तो ए कैंसिल हो जाएगा तो 10 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका 10 वोल्ट भी सही है, ए भी सही है। आसान क्वेश्चन है, बस आपको ना हीरो नहीं बनना ज़्यादा। शुरुआत में आप जितना कछुए की चाल चलोगे बाद में उतना ही स्पीड पकड़ पाओगे कि चीज़ें आपके फिर फिंगर्स में आ जाएंगी तो आप फास्ट कर पाओगे। शुरुआत से फास्ट नहीं दौड़ना है। अब देखो ये क्या है, टेबल हमको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, काय के लिए, उसमें हमें गिलास रखने हैं, फिर उसमें हमको एक बोतल और लानी है, फिर एक और बोतल लानी है, मिक्सचर बनाना है, ये सब नहीं करना है। यहाँ पे टेबल इसलिए प्रिपेयर करनी है भाई साहब कि हमको आगे जो देखो क्वेश्चन उसमें ग्राफ बनाना है। कहीं ग्राफ मिला, देखो मिला। तो जो हमको आगे ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के वास्ते हम आपको क्या बताए हैं, बचपन में आपको बताए थे जब आप पैदा हुए थे, क्या बताए थे हम कि भैया ग्राफ बनाने खातिर बहुत बड़े बड़े तरीके होते हैं, पैराबोला, ये बोला वो बोला, स्ट्रेट लाइन, वाई बराबर mx प्लस सी, इतना सारा ग्राफ में ताम झाम होता है, फिर भी लेकिन हम सब आता है फिर भी कर नहीं पाता। तो ग्राफ की चीज़ें जो आपको डराती हैं, तो करने के लिए, ग्राफ को बनाने के लिए 8वीं क्लास का जो मेथड है वही फॉलो करो, चाहे आप 12वीं क्लास में काहे ना हो। अगर ग्राफ में आप कमज़ोर हैं तो मैं मान ले रहा हूँ आप कमज़ोर हैं, अच्छे बच्चे होते अगर आप बहुत IQ वाले तो आप हमको पढ़ा रहे होते भाई। ये हालांकि अदरवाइज मत लीजिएगा इस बात को, आई मीन टू से मुझे 0 से स्टार्ट करना है ना, तो पहले मैं मान के चलूँगा कि ग्राफ आपका पार्ट वीक है। तो फिर उस परिस्थिति में आप पहले 8वीं क्लास के मेथड्स फॉलो करिए, फिर आप एकदम जब आप मेच्योर हो जाइएगा तब फिर आप एकदम से बनाने पर फोकस करिएगा। 8वीं क्लास का मेथड ये है कि कोनो ग्राफ बनाना होगा तो पहले टेबल बनाएंगे, टेबल में वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर उसको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, बन जाएगा ग्राफ। कोई भी आड़ा बाड़ा ग्राफ आ जाए जो तुमने सुना भी ना हो, बना के देखो, इसी मेथड से बनेगा। तो यहाँ पे हमने टेबल बनानी है, लिखा है इसमें V और I के बीच में। तो पहले हम वो चीज़ें यहाँ पे ले लिए हैं I और बाद में फिर ले लिए हैं V, ठीक है। आप उल्टा कर सकते हो, पहले V लिख सकते हो बाद में I लिख सकते हो। अरे वो वेरिएबल का खेल है, कोई इंडिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, मतलब मेरे कहने का कौन नोन है और विद द हेल्प ऑफ दैट किसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर I हम पहले बना दिए, मतलब I 1 एम्पियर ये नोन है। तो इसके लिए हमको V कितना चाहिए था, हम बार बार अब पीछे को स्क्रॉल नहीं करेंगे, आप अपनी कॉपी में देख लेना, सब लिखा है, थोड़ा सा बता दें, यहाँ से आपको सारा इन्फॉर्मेशन लेना है। 1 एम्पियर जो करंट चाहिए तो 5 वोल्ट हमको बैटरी लगानी पड़ेगी। 2 एम्पियर चाहिए करंट, कहाँ है, ये है, तो 10 वोल्ट लगानी पड़ेगी। ऐसे यहाँ देखो सारा हम लिख दिए हैं, आप इसको ग्राफ में उतार लो, हम स्क्रॉल नहीं करेंगे तो अपनी कॉपी चेक करो यही डेटा था कि नहीं। 1 एम्पियर 5 वोल्ट चाहिए, 2 एम्पियर 10 वोल्ट चाहिए, 3 एम्पियर 15 चाहिए, 4 20 5 25। और फिर वहाँ आप V और I का रेशियो भी निकाले थे, तो यहाँ टेबल में भी देखो निकाले हम, वही सारा चीज़ है, थोड़ा सुंदर कर दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप बड़ों की बात मान लो, टेबल लेवल में अगर बनाओ फिर चीज़ें ग्राफ में बनाओ तो विजुलाइज आसानी से हो जाता है। इसीलिए जब हम ग्राफ को सब बच्चों को बोलते हैं, ग्राफ जो है ना हमारी सहूलियत के लिए होता है, हमारा दुनिया में कोई बुरा थोड़े ना चाहता है कि तुमसे ज़बरदस्ती कहता है भैया ग्राफ बनाओ इस चीज़ को,
जबकि वो काम का नहीं है। अरे काम का है, टेबल भी काम का है, ग्राफ भी काम का है। जो आपको अभी कुछ अगर कम समझ में आया है, ये विजुलाइज नहीं हो पाई हैं चीज़ें, तो टेबल और ग्राफ बनाओगे तो विजुलाइज हो जाएगा। तो उसी विजुलाइजेशन की हेल्प से अगला क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। नहीं, अगर ये टेबल ना बनवाते तो ये क्वेश्चन मुश्किल पड़ जाता। इसलिए जो टेबल और ग्राफ ये सब होते हैं आपको डराने के लिए नहीं होते, लोग आपका भला सोच रहे हैं, आपको विजुलाइज कराने के पॉइंट से होता है। तो यहाँ नोटिस कर लिया कि देखो वो सारी बातें दैट टाइम जो कही गई थी इस टेबल में दिख रही हैं कि आई अगर देखो 2 गुना हुआ तो ये भी वी 5 से 10 2 गुना हुआ। आई जो अगर 3 गुना हुआ तो देखो ये 5 से 15 3 गुना हुआ। आई 4 गुना हुआ, ये भी 4 गुना हुआ। जितने गुना करंट हो रही है उतने ही गुना, उतने ही टाइम्स, उतने ही फैक्टर से वी भी चेंज हो रहा है। यही कारण है कि वी और आई का जो रेशियो है निकालो, हर परिस्थिति में कांस्टेंट आएगा, एक जैसा आएगा, बराबर आएगा, सेम आएगा। तो वो जो आप ओम्स लॉ का स्टेटमेंट दे रहे थे तरह तरह के अंदाज से, उसको टेबल में यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया गया है आपके भले के लिए, ताकि विजुलाइज हो जाए चीज़ें। और विजुलाइज हो गई होंगी तो फिर ये क्वेश्चन ले लो। यहाँ पे क्या है, ऊपर जो टेबल थे वो पहले कॉपी कर लो, उसको बगल में यहाँ बना लो, तो समझ में आया अंतर क्या हो गया। ये देखो 1 एम्पियर था, फिर 5, 1 एम्पियर के बाद करंट है 2 एम्पियर, मतलब एक एक यूनिट का करंट बढ़ाते गए 1 2 3 4। और यहाँ पे बीच में लफड़ा किए हैं, 1 और 2 के बीच में कह रहे हैं 1.8 एम्पियर करंट है। अब बताओ वोल्टेज कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आप मैंने टेबल के भी कर सकते हो, लेकिन जैसे भी करो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क को फिल करो। तात्पर्य क्वेश्चन मार्क का ये है कि 1.8 एम्पियर की करंट जो हमको वायर में चाहिए, तो फिर उसके लिए बैटरी कितने वोल्ट का लगाना पड़ेगा। कैसे करेंगे सोचो। एक तो यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं कि भाई हमको 1 एम्पियर के लिए 5 वोल्ट चाहिए, तो 1.8 के लिए 1.8 से इससे मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन आप मान लो क्वेश्चन ऐसे होता कि 3 एम्पियर के लिए 15 वोल्ट चाहिए, तो बताओ 1.8 के लिए कितना होगा। तो सीधे थोड़े ना जंप कर लोगे, पहले 1 एम्पियर का निकालोगे फिर 1.8 निकालोगे। मतलब कहने का कि ये जो यूनिटरी मेथड आप कर रहे हो, इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस ही तो निकाल रहे हो। तो इस क्वेश्चन में वी और आई का जब रेशियो सेम रहना है, तो वो कांस्टेंट रेशियो जो है उसका वैल्यू निकाल लो, आपके भले के लिए है वो। उससे यहाँ डेटा इजी है, एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, एक्सरसाइज में मिलेगा आपको। ऐसे ही करना जैसे मैं कह रहा हूँ। ये डेटा इजी है तो आपको देखते ही समझ आ जा रहा है कि आंसर गुरुजी यहाँ तो 1.8 से बस इसमें गुणा कर दो आ जाएगा। मुश्किल डेटा आ गया तो क्या करोगे, तो जो हम कह रहे हैं वो करना है। सही तरीका रहेगा कि वी और आई का रेशियो कांस्टेंट होता है, तो वो कितना है पहले वो निकाल लो, और फिर वही रेशियो यहाँ के लिए भी, यहाँ के लिए भी, यहाँ के लिए भी, यहाँ के लिए भी। तो यहाँ पे गुरुजी V/I इक्वल टू, इसको आप R कहते हैं, ये आपका 5 के बराबर आ गया। और ये जो रेशियो है हर जगह है, यहाँ भी R का कॉलम बना लिया हम, और हर जगह 5 लिख सकते हैं, क्योंकि आप कहो ना कांस्टेंट है। तो जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ भी 5 ही लिखना, और जहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है वहाँ तो चेक कर लो 5 होगा। अब जितने क्वेश्चन मार्क है सब आराम से निकल आएंगे, क्योंकि जैसे इधर वाला सेगमेंट को डील करना है, ये वाला क्वेश्चन मार्क हमें फिल करना है, तो मतलब वी निकालना है, और हमें R 5 और I 1.8 नोन हो गया है। तो अब हमें R पता चल गया है कि है सर जी ये 5, और I पता चल गया है कि सर जी है 1.8, और V निकालना है तो V बराबर I इंटू R लगा देंगे या RI लगा देंगे, तो ये आपका 9 वोल्ट आ जाएगा। फिल हो गया है ना। सिस्टमैटिक तरीका है, डेटा उठ पटांग का जो आ गया तो भी टैकल हो जाएगा। अभी हम डेटा इजी लिए थे तो आपको लग रहा होगा इतना सब करने की सर जी क्या ज़रूरत थी, हम सीधे बता देंगे, हम बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं, लेकिन आपको हमारे एक्सपीरियंस का भी यूज़ करना है। इंटेलिजेंसी आपकी अपनी जगह है। हमारे एक्सपीरियंस से क्या बेनिफिट होगा कि जब आपका इंटेलिजेंसी काम नहीं किया अगर एग्जामिनेशन प्रेशर में, तो भी आप हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रोसीजर जो क्लियर है तो कर ले जाओगा। अब कहाँ और क्वेश्चन मार्क है, जैसे यहाँ है, तो यहाँ पे आपको
फिर वही बात, आई पता है आर पता है, दोनों को गुणा करो भी निकल आएगा। 18 गुणे 5 यहाँ 90 हो जाएगा। और डॉट डॉट का मतलब समझ रहे हो, अगर मतलब जैसे बुद्धि ना लगाओ, IQ ना लगाओ अपना, या एक्सपीरियंस ना लगाओ हमारा, तो फिर क्या होगा, आप 3 4 5 ऐसे करते रहो, बहुत देर बाद 18 एम्पियर नीचे आएगा। और फिर आप बहुत देर बाद जब नीचे 18 एम्पियर आएगा, तब आप वहाँ पर जाके समझ पाओगे कि क्या कहते हैं करंट कितनी होगी। तो इतनी बड़ी टेबल कौन बनाता है? अब इतनी बड़ी टेबल बनाते हैं, उसमें फिर उसके पर्पस अलग होते हैं। एनीवे, चलो यहाँ पे ये सब आपका कहानी फिल हो गया है, ठीक है। ये कोई दूसरा खुल गया है लगता, नहीं वही है, नीचे थोड़ा आना पड़ेगा, मैं समझ गया। थोड़ी देर के लिए आप चाय वाय पियाइए, मुझे ऐसा लगता है भटक गया हूँ, ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा थोड़ी देर में। पेज कितने हैं? 100। तो एक काम करते हैं, 50 के बाद 60 तक चलते हैं। यही तो पढ़ा रहा था ना मैं, ठीक है। अभी मिलने वाला है, ये देखिए, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया है, ख़त्म। आगे यही क्वेश्चन फिर से है, अंदाज बदल गया है। हमने आपको अभी बताया ना, अंदाज बदलेगा तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है। अंदाज बदल गया तो यहाँ ग्राफ बन गया V और I के बीच में, क्वेश्चन वही है। अब लेकिन उसे हमें रिप्रेजेंट करना है डेटा को ग्राफ के फॉर्म में। ये पूछी जाती है बात एग्जाम में, कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ये। ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, तो कोई नहीं, जो टेबल आप बनाए थे यही ले लो यहाँ से कॉपी, और इसी की मदद से ग्राफ बना लो। हम पहले बना दिए हैं लग रहा ना। एक काम करते हैं फिर, हम ये मान लेते हैं कि हमें टेबल बनानी है और हमारे पास अभी शुरुआत से कुछ नहीं रिटर्न है, फ्रेशली प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट अबव सिचुएशन ग्राफिकली बाय मेकिंग ग्राफ बिटवीन V एंड I। V और I के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक। तो ग्राफ आप जानते ही होंगे, थोड़ा बहुत 8वीं क्लास में पढ़ा ही होगा, उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। हम 12वीं क्लास का यूज़ करेंगे नहीं कोई कंसेप्ट, 8वीं क्लास से हो जाएगा। ये वाई एक्सेस हम बना दिए हैं और ये एक्स एक्सेस है। वाई एक्सेस में V लिया जाएगा, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, और एक्स एक्सेस में I लिया जाएगा, ठीक बात है। आई थिंक इतने में तो कोई तकलीफ नहीं होगी। एक काम और कर लो, थोड़ा सा ग्रिड्स प्रिपेयर कर लो, इससे क्या होगा, ग्राफ को समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, नया पेज लो, ग्रिड्स दिखाई नहीं देंगे। ये देखते हैं, अब बनाओ झमाझम, मज़ा आएगी। ये वाई एक्सेस हो गया, ये लो, ठीक। और ये एक्स एक्सेस हो गया, ये लो। एक्स एक्सेस में क्या रहेगा, करंट। वाई एक्सेस में क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ग्राफ कौन सा बना रहे हैं, IV नहीं VI, तो पहले V फिर I, ठीक। यही कि हमारे तो हम पहले I लिख लिए थे, क्योंकि I जो होता है, जो पहले होता है वो एक्स एक्सेस में होता है, वो नोन है। और फिर जो अगर I इतना है तो इस I के लिए V विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस निकाला जाता है। नोन अननोन का खेल है। आगे हम देखो VI के बाद IV ग्राफ भी बना देंगे। वो उसके लिए पहले यहाँ V लिख लेना, मतलब ये वाला कॉलम यहाँ से डिलीट करके पहले चिपका देना, इसको बाद में कर लेना। तो ज़्यादा अभी लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ मैं आपको। अभी आप जो ये टेबल बना है इसके वास्ते ग्राफ बनाना है। तो जो टेबल में पहला कॉलम है वो एक्स एक्सेस में आ जाएगा, जो दूसरा कॉलम है वो वाई एक्सेस में चला जाएगा। और हम अब वैल्यूज़ उठाएंगे। ये आई ना एम्पियर में है और वी ना ये वोल्ट में है, ठीक है। आई की वैल्यू पहले कितनी है, 1। तो यहाँ शुरू करना है 0 0 से। यहाँ पे दोनों लाइनें कट करती हैं, वो 0 0 होता है, हम वहीं से शुरू करते हैं।
तो आई की वैल्यू 1, मतलब आई की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में 1 यूनिट जाना है। चले जाओ, कितना, 1 यूनिट चलेगा, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट आ गए। अब क्या यहाँ पे v 0 है? नहीं, v 0 होता तो फिर हम यहाँ से ना ऊपर जाते ना नीचे। v अगर 5 है तो 5 यूनिट ऊपर जाना है, तो हम यहाँ से 5 यूनिट ऊपर चले जाएंगे। लेकिन 5 यूनिट तो बहुत यहाँ हो गया, तो फिर अगली बार और 5 यूनिट जाने की जरूरत पड़ेगी, तो पता नहीं कहाँ ग्राफ निकल जाएगा। इससे तो बनेगा नहीं, फिर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ग्राफ हो जाएगा। इतनी जगह नहीं मेरे पास, तो मैं यहाँ से क्या कहते हैं, इतना ही ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा सा, और उसी को कह दूंगा ये 5 यूनिट है। मतलब यहाँ पे अगर हम आ गए, कहाँ से, यहाँ से यहाँ, तो मानेंगे कि इधर I 1 है और V 5 है। 1 and 5, 1 and 5, I की डायरेक्शन में 1 यूनिट और V की डायरेक्शन में 5 यूनिट चले, तो हम पॉइंट O से पॉइंट A पर आ गए। कोनो अगर ये का कोऑर्डिनेट पूछे तो भी डरना नहीं है। मैथ के आप लोग स्टूडेंट पता नहीं है कि नहीं, लेकिन इतनी तो आती होगी कि भैया यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट का मतलब होता है आई और वी की वैल्यूज़ बताओ, कॉमा लगा के। तो 1,5 ये कोऑर्डिनेट हो गया ए पॉइंट का, समझ गए। अब देखो दूसरा जो डेटा है वो लो, 210। इसका क्या मतलब है, आई की वैल्यू 2 एम्पियर है और वी की वैल्यू 10 एम्पियर। चलना हमें बार बार ओरिजिन से है। सुबह का भूला, शाम को यहाँ पहुँचा, लेकिन आप अब वापस यहीं आ जाओ और यहाँ से फिर से चलो, आई 2 और वी 10। तो आई की वैल्यू 2 एम्पियर चलना है, यहाँ से चले तो अब अभी 1 एम्पियर हुआ, अभी 1 एम्पियर और चलो, यहाँ आ गए। यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर और वी भी तो चलना है ना, वी का मतलब ऊपर नीचे, वी की डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना, 10। ये चले, अभी तो 5 ही हुआ ना, और चले 5, ये हो गया 10। तो आप आ गए पॉइंट बी पे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा कठिन बात पूछे हम आपसे। निसंदेह हम ओ से आए हैं चल कर के बी पे, लेकिन जो अगर हमें ए से चलना होता और बी पे आना होता तो कितना कितना चलते। ए से बी सीधे ना आओ, पहले आई की डायरेक्शन में जाओ, बताओ कितना चलना है, फिर बी की डायरेक्शन में जाओ तो कितना चलना है। पाओगे कि कहानी वही बार बार है, 1 चलना है और 5 चलना है। आगे को जाना है 1, ऊपर को जाना है 5। अच्छा, सी पे देखो, तीसरा मतलब पॉइंट, ये 3 एम्पियर है। पहले से यहाँ से चल के देखो, आपका ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया आई का वैल्यू 3। लेकिन अब हम वी देखेंगे कि कितना है, 15 है, 5, 10, 15। तो सी पॉइंट यहाँ मिल गया। लेकिन हम अगर आपसे थोड़ा कठिन पूछें कि भाई नहीं, बी से आओ सी पर, तो क्या रिस्पॉन्स आएगा कि इधर चलना पड़ेगा 1, इधर चलना पड़ेगा 5। अगर आप मेरा पैटर्न ठीक से समझ रहे हो ना, तो इसमें स्लोप का बड़ा झोल है। समझे में नहीं आता बच्चों को ये स्लोप क्या होता है, आ जाएगा यहाँ पे समझ में, आ जाएगा नहीं, आ गया है। आप हर बार सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हो, 1 and 5, 1 and 5, 1 and 5, मतलब राइज एंड रन का खेल है। कितना रन किए, 1, तो राइज कितना किए, 5। कितना राइज रन किए, फिर 1 यूनिट, तो राइज कितना, 5। रन एंड राइज, रन एंड राइज, हर बार रन आप 1 यूनिट किए हो तो राइज 5 यूनिट किए हो। जो सीढ़ियाँ हैं हर बार एक जैसी ही हैं। उन सीढ़ियों का जो हर बार शक्ल है ऐसा है कि जो ये रन है, ऊंचाई 5 है, और जो बेस है इसको परपेंडिकुलर कह लो अगर ज़्यादा चिंता हो रही है तो, ये 5 है और जो बेस है वो 1 है। दूसरा सीढ़ी ये वाला परपेंडिकुलर 5 है तो बेस 1 है। हर बार परपेंडिकुलर 5 है तो बेस 1 है। तो पी और बी का रेशियो इस बार सेम आ रहा है। तो जो तुम बचपन में कहे थे वी और आई का रेशियो सेम होगा, जब ग्राफ की शक्ल में उतार दिए हो उस कहानी को, तो बोलोगे पी और बी का रेशियो सेम होगा। इसी पी और बी के रेशियो को मेरे भाई स्लोप कहा जाता है। तो स्लोप की डेफिनेशन आ गई, इट इज़ द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। आगे आप खुद बनाओ, जैसे 4 एम्पियर वाला, 5 एम्पियर वाला। पाओगे क्या, कहानी कुछ मुश्किल नहीं है, बच्चा भी इसको कर लेगा। आप ऐसे बस सीढ़ी सीढ़ी बनाते चले जाओ, एक जैसी सीढ़ी।
एक जैसी सीढ़ी बनने का मतलब ही है कि जब इन्हें आप ज्वाइन करोगे तो ग्राफ विल बिकम स्ट्रेट। यहाँ पे जो मैंने एक बात अभी बोली है बहुत हल्की लगी होगी लेकिन बहुत वजनदार बात है, जो अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं और जेई की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल है कि अगर बहुत सारे पॉइंट हैं, मतलब मान लो 2 से ज़्यादा 3 या 4 पॉइंट हैं और आपको साबित करना है कि भैया वो पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में लाई करेंगे, मतलब उनको जोड़ने पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि करस्पॉन्डिंग जो स्टेयर्स हैं वो एक जैसी होंगी, मतलब पी और बी का जो रेशियो होगा हर जगह वो एक जैसा होगा, मतलब जो स्लोप होगा हर जगह एक जैसा होगा। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी स्लोप को इक्वेट कराना होता है। ये बात जेई के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अगर आप जेई में नहीं है तो इग्नोर कर दीजिए, समझ लिया, एक कान से सुन लिया दूसरे से निकाल दीजिए, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ जो हमने नीचे बनाया वैसे ही तो नहीं है, नीचे देखो जो हम ग्राफ बनाए हैं तो वैसे ही। यहाँ पे ये आपका 1 है फिर 5 है, 1 है फिर 5 है, 1 है फिर 5 है, हर बार 5-5 यूनिट। जो आपका दिमाग तेज़ दौड़ रहा होगा, नहीं अब डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं आप, चलो कर देते हैं डिस्ट्रैक्ट आपको। आपने यूनिफॉर्म मोशन अगर पढ़ा हो तो वहाँ पढ़ा होगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, वैसे ही यहाँ भी है। यहाँ पर जब यूनिफॉर्म मोशन बन रहा होता है ना तो टाइम बनता है और यहाँ पर डिस्टेंस बनता है। तो इक्वल द टाइम आप ले रहे हो तो हर बार डिस्टेंस इक्वल है यूनिफॉर्म मोशन में। ये असल में मैं आपको डिस्ट्रैक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ओम्स लॉ में कुछ ऐसा नहीं बताया जाता या होता है जो आपको नहीं आता, सब आपको पहले से आता है, बस तार जोड़ने हैं। तो तार हमने जुड़वा दिए, आई होप आप कनेक्ट कर लोगे सब आगे। अब ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन बिकॉज स्टेयर्स आर इक्वली इंक्लाइन, सब मैंने बता दिया है। अब शायद मैं यहाँ पे पॉइंट्स को धीरे धीरे नोट करा रहा हूँ सो दैट आप भी नोट कर लो, नोट्स बन जाएं आपके। ये कांस्टेंट के बारे में हमने पहले बहुत कुछ आपको बताया था कि v प्रोपोर्शनल टू i होता है, v बाई आई ये कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट का ये नाम होता है, ये सिंबल होता है। फिर ये मेटेलिक वायर और टेम्परेचर ये सब अगर कांस्टेंट है तो ये v और i पर डिपेंड नहीं करता है, इसके ये फॉर्मूले होते हैं। एक और पॉइंट देखो तो और जोड़ दिया होगा मैंने, ये मैंने अभी आपको बताया था कि v और i का रेशियो कांस्टेंट होता है, r के बराबर होता है। जब आप ग्राफ की शक्ल में ये सारी कहानी लाए तो आप ये ना बोलने के बजाय ये कह सकते हैं कि v और i का रेशियो नहीं, p और b का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है और उसे स्लोप कहा जाता है और उसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी स्लोप को और डिटेल में कहो तो ऐसे, स्लोप ऑफ लाइन ऑफ एनी ऑफ दिस स्टेयर, इतना लेकिन नहीं बोलते हैं ना लोग, सिर्फ स्लोप बोलते हैं। आप भी स्लोप बोलना, आप गहराई में जाके समझ लिए हो लेकिन ज़्यादा गहराई में रहो नहीं, अब बाहर आ जाओ। एग्जामिनर सिर्फ स्लोप बोलेगा, आप बोलोगे स्लोप बोले तो परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो। फिर जब वो पूछे कहाँ है परपेंडिकुलर और कहाँ है बेस तो आप सीढ़ी बना देना, तो फिर वहाँ सीढ़ी से दिखा देना कि ये सर सीढ़ी कोई भी एक ले लो, ये आपका जो है ना वाई डायरेक्शन का मामला है, वी को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक्स डायरेक्शन का मामला है, आई को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो वी और आई का रेशियो है यही पी और बी का भी रेशियो है और यही स्लोप है, सब एक ही बात है। अब ये जो हम सब समझाए हैं आपको कंफर्म करने के लिए आपको समझ आया कि नहीं, क्वेश्चन की शक्ल में उतार दिए हैं, ठीक है। कर लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली आते हैं केस स्टडी टाइप से बोर्ड में, कि कहानी कुछ बता देंगे फिर उसके बेसिस पे, मतलब पैराग्राफ एक बता देंगे फिर उसके बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो 5 क्वेश्चन आपको अब करने हैं। उन 5 के लिए कहानी यही है कि ग्राफ इसको आप देखें और ढंग से देखें, ज़्यादा ढंग से देखें, देखते ही रहें और फिर क्वेश्चन देखें। जैसे ये वाला, इस ग्राफ को देख के बताइए कि इन 4 में से कौन सा सही है। तो भैया जब भी ग्राफ ऐसा दिखाई देगा तो जो y और x एक्सिस में क्वांटिटीज़ लिखी हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानी जाती हैं। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y ऐसे लिखते हैं
बी और सी सब गलत है। टाइम पास है। अब जो अगर समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आया तो सब रटना पड़ जाएगा। हो गया, ठीक। अब इस लाइन का कह रहे हैं स्लोप बताओ कितना होगा, ये वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं स्लोप बताओ इस लाइन का कितना होगा। अरे महाराज, तो स्लोप के लिए आपको अभी हम क्या बताएं, परपेंडिकुलर और बेस होता है उसका रेशियो, उसके लिए सीडी कहीं बना के देखो तब समझ में आएगा। सीडी कैसे बनेगी, कोई दो पॉइंट ले लो, जैसे आप यहाँ 3 पर एक पॉइंट बनाए, यहाँ पे नहीं लेना है पॉइंट, तो यहाँ पे ले लें, यहाँ पे भी नहीं लेना है पॉइंट। पॉइंट आपको लेना है ग्राफ में, तो फिर यहाँ क्यों बनाए, यहाँ पे जहाँ पे 3 पे अगर आप कुछ बनाए तो इस पर एक डॉटेड लाइन बनाइए तब तक जब तक ग्राफ में पहुँच जाइए। पहुँच गए ग्राफ में, ये हुआ एक पॉइंट जो ग्राफ में आया। ऐसे ही 4 पे एक डॉटेड लाइन बनाइए तो आपको दूसरा पॉइंट मिला ग्राफ में। सीडी या स्लोप ये सब समझने के लिए ग्राफ में 2 पॉइंट बनाने बड़े ज़रूरी हैं। और अब आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, अलोंग द ग्राफ नहीं जाना भाई। सीडी बनानी है ना, तो पहले आप हॉरिजॉन्टल जाओ फिर वर्टिकल जाओ, सीडी बन जाएगी। ऐसे गए फिर ऐसे गए, तो ये जो है ना ये परपेंडिकुलर है, ये जो है ये बेस है। कितना होएगा परपेंडिकुलर और कितना होएगा बेस, सोचो। थोड़ा स्ट्रेस दिमाग में डालनी पड़ेगी। हो सकता है आप मैथमेटिक्स के बच्चे ना हो, फिर भी डालनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स के बच्चे हो तब तो फिर आपको कहो ये भी समझ में आ जाए कि भैया ये जो पी आप कह रहे हो ना सर, ये क्या होगा, ये वैल्यू है आपकी, क्या कहते हैं इसको हम अगर एक्स लिखें और इसको वाई लिखें तो एक्स से वाई तक की, कुछ और नाम लिख देते हैं चलो, जैसे इसको m और इसको n। तो p रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन m एंड n और b रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन m एंड p। एंड इफ वी टॉक अबाउट n एंड हियर टू दियर, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अभी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, नोट मत करना। मैं मान के चल रहा हूँ ना कि आप मैथमेटिक्स पढ़ने में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, वो नहीं पड़ेगा, नहीं फिजिक्स समझ नहीं आएगी। और अगर हम बात करें ये जो बेस है P से M तक, तो ये कैसे निकलेगा, इसके लिए आप पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू निकाल लो, ये होता है x2, और यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू निकाल लो, ये होता है x1। मार्क कर देते हैं, ये x2 हो गया और ये x1 हो गया। तो जो ये वाली वैल्यू हो गई ये x2 माइनस x1 हो गई, p बाई बी करोगे तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये स्लोप का फार्मूला आ गया। बहुत कठिन मानते हैं इस फार्मूले को, एक बार आप समझना कोशिश करना, नहीं तो फिर दुनिया जो कर रही है वही आप कर लेना, क्या याद कर लेना। ठीक, हम अब जो डिस्ट्रैक्ट हुए थे रिटर्न आके जा रहे हैं वापस अपने मूल थीम पे कि इस लाइन का ना स्लोप निकालना है। तो स्लोप लाइन का थोड़े ना यार, एक सीढ़ी बनाएंगे, बना लिए, उस सीढ़ी का स्लोप निकलेगा, तो वो सीढ़ी का परपेंडिकुलर ये हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ग्राफ के एनालिसिस का मूल मंत्र ये है कि बस उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। तो जो आपका ये पॉइंट है, यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ है, यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ है, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ नहीं है, कर लो इन्हें भी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हुआ ना, तो आपको समझ में आ गया इस x पॉइंट का हाइट कितना होगा। ये जो 20 लिखा है ना, ये इस पॉइंट का हाइट ही है, और इस पॉइंट का हाइट कितना होगा, ये यहाँ लिखा है, ये वाला हाइट ये वाला 15 होगा, और ये वाला हाइट ये 20 होगा। ये 15 का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, बना लो अगर ऐसे दिक्कत लग रहा है तो। ये आपका 15 हो गया और ये आपका 20 हो गया। तो जो परपेंडिकुलर है ना यहाँ पे, आ गया होगा समझ में कि 15 और 20 के बीच में ये 5 आएगा। ठीक, 20 माइनस 15, उसी को भी हम y2 माइनस y1 लिख दिए थे, तो शायद आपको कम समझ आया हो। अब ऐसे ही बेस कितना आएगा इसको सोचो। इसके लिए जो ये बेस है यहाँ से यहाँ तक, इन पॉइंट्स पर ये जो लाइन बनाए हो इनकी हेल्प ले लो। ये जो 3 लिखे हो यहाँ, इसका क्या मीनिंग है, दैट मच इज इक्वल टू 3। एंड जो ये यहाँ बना है या यहाँ बना है, यहाँ 4 लिखे हो, इसका क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ तक है क्या 4,
तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो ये आपका 3 और 4 के बीच में 4 माइनस 3 ये 1 आ गया, तो बेस हो गया 1। ठीक, तो परपेंडिकुलर और डिवाइड बाय बेस करेंगे तो स्लोप आ जाएगा 5/1, 5 आ गया। समझे? अब लेकिन देखो समस्या है ऑप्शन में, 5 तो यहाँ भी लिखा है और 5 तो यहाँ भी लिखा है, तो यूनिट का इशू हो रहा है। तो देखो मालिक, ये आप परपेंडिकुलर बाय बेस निकाले हो, परपेंडिकुलर को रखे हो 5 और बेस को रखे हो 1, तो 5 आ गया। हम कहते यूनिट का जो कंसर्न हो ना, तो वैल्यूज़ यूनिट के साथ रखियो। तो आप ये 5 कैसे निकाले, इसमें 20 में से 15 घटाए, ये 20 क्या है यहाँ लिखा होता है वोल्ट, ये 20 वोल्ट में से 15 वोल्ट घटाए तो ये आपका 5 वोल्ट आ गया। तो परपेंडिकुलर 5 रखे, ये पाप किए हो तुम, 5 वोल्ट रखो। और बेस 4 ये यूनिट है, एम्पियर में से 3 एम्पियर घटाए हो तुम, 1 रख दियो, ये पाप है, 1 एम्पियर रखो, 5 वोल्ट पर एम्पियर, ये है स्लोप का वैल्यू। और यही V/A मैं ऊपर बताया था ओम से रिप्लेस हो जाएगा, तो इसका आंसर ये भी सही है, ये भी सही है। आपको C बबल करना होगा, तब नंबर जाके मिल जाएगा। और जो ये करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि फिर वही बात, कुछ सर नया नहीं पढ़ा रहे हो आप, सब पहले पढ़ा चुके हो, रिपीट कर रहे हैं आप। अभी रेजिस्टेंस में हम ऐसे ही तो किए थे, वोल्ट पर एम्पियर और 5 ओम ये सब जो आया था, फिर बोथ अलग टिक करना पड़ा था। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, शक्ल बदल जाएगी, अंदाज बदल जाएगा, चीज़ें वही रहेंगी। तो यहाँ पे सारी कहानी जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ग्राफ की शक्ल में कर रहे हैं, बस अंतर इतना है कि जो V/I, V और I का रेशियो है, उसे अब हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो मानेंगे, या इसे ही हम स्लोप कहेंगे। तो स्लोप निकाले, वही आ गया। अब आगे क्वेश्चन टाइम पास है, ज़रूरत नहीं है। R पूछे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हम बता दिए ना क्या होता है, V और I का रेशियो होता है। तो V और I का तुम रेशियो निकाल लिए हो, चाहे आप CD यहाँ बनाना और चाहे CD यहाँ बनाना, हर जगह से वही सेम आएगा। रेजिस्टेंस रेशियो V और I का और स्लोप सब एक ही बात है, 5 ओम आएगा, यहाँ पे भी ऐसी ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है V और I का रेशियो। जैसे तो आप ग्राफ में कभी जैसे मान लो आड़ा बाड़ा ग्राफ आ जाए, I और V के बीच में बन जाए, तो घबरा ना जाना। आपको उलोप स्लोप वाली हम कहानी मान लो नहीं याद रहती, भूल जा रहे हो, भूल जाना। आपको ये तो याद रहेगा ना कि R जो होता है रेजिस्टेंस, वो V और I का रेशियो होता है। तो उल्टा सीधा ग्राफ बना हो तो आप ग्राफ में क्या करना, कोई पॉइंट प्लॉट करना, बनाना, मार्क करना, वहाँ पे देखना V कितना और I कितना है। वो जब आप ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाओगे तो V और I दिख जाएगा। फिर जब V और I नोन हो जाएगा तो वहाँ से डिवाइड कर लेना V और I को, तो V और I का जो रेशियो होता है वही तो R होता है ना, तो आ जाएगा वहाँ से। आगे करेंगे इसमें जाके के भी क्वेश्चन, अभी तो भूमिका बना रहे हैं, आपके दिमाग में फीड हो जाए ढंग से। अब कहे हैं कि V बताओ जब I 18 एम्पियर होगी और V बताओ जब 1.8 एम्पियर होगी। तो देखो 1.8 कहाँ होगा, अब हमें ये समझना पड़ेगा। 1.8 2 के थोड़ा पहले होएगा कहीं, तो ये देखो मैंने मार्क किया है। अब यहाँ पे जो अगर आंखें किसी की कमज़ोर हैं तो मुश्किल पड़ सकती है समझने में, अगर जैसे आंखें मजबूत है तो कहो दिख जाए कि 2 के थोड़ा पहले, तो करस्पॉन्डिंग टू दैट 10 के थोड़ा नीचे ये कोई वैल्यू 9 मानी जा सकती है। लेकिन ये मानी जा सकती है, फिर साइंस में नहीं चलता। एग्जैक्ट बताओ, साइंस चाहती है कि आप मैथमेटिकल चीज़ों को कर लें ताकि एक्यूरेसी आए। ये न सोचो आई एस्टिमेशन की बेसिस पे कि 10 के थोड़ा नीचे, तो फिर 8 भी तो हो सकती है, 8.5 भी तो हो सकती है। अगला अगर दिमाग ख़राब हो गया तो वो कहेगा नहीं 1.8125 मानो। अब आप आंखों पे कितना स्ट्रेस डालोगे, तो ये सही तरीका नहीं है। आई की जो वैल्यू आपको नोन है, तो ग्राफ में ये देख करके वी निकालना ये उचित नहीं रहेगा। आंखों पे एक तो लोड पड़ेगा, और समटाइम ग्राफ अप टू स्केल होता ही नहीं है, लिख भी देते हैं वो बेचारे कि कहीं बच्चा आंखों पे लोड ना ले रहा हो। कितना भला सोचते हैं हम लोगों के बारे में, लिख देते हैं बहुत सारे प्रश्नों में ग्राफ इज़ नॉट अप टू स्केल। मतलब आप अपनी आंखों पे जोर ना डालें, गणित का प्रयोग करें। गणित का प्रयोग कैसे फिर होगा, आपने अभी अभी आर निकाला है, रेजिस्टेंस
चाहे रेजिस्टेंस कह लो, चाहे V बाई आई कह लो, चाहे P बाई बी कह लो, चाहे V व्हेन आई इक्वल टू वन ये कह लो। भाई रेजिस्टेंस क्या था, V और I का रेशियो ये जितना था वही मीनिंग तो था ना उस बात का कि V फॉर 1 एम्पियर ऑफ द करंट, सब 5 सारी वैल्यू 5 के बराबर थी, यहाँ स्लोप भी 5 ही आ रहा है। मतलब जो अगर हमको 1 एम्पियर की करंट चाहिए वायर में तो 5 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी। 1.8 की चाहिए तो कितनी लगानी पड़ेगी, गुणे 5 है ना। तो ये हो गया 18 गुणे 5 9 वोल्ट आ गया। ये मैथमेटिकल है। आपको लग रहा होगा ये सब ऊपर कर चुके हो, तो मैं कब कह रहा हूँ नहीं कर चुके हो, जो ऊपर कर चुके हो वही कर रहे हैं, बस अब ग्राफ में कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर जैसे कोई कहे डॉट 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 और यहाँ 18 बनाए, असलियत में बनाते तो कब पेज खत्म हो जाएगा। भैया 5 के बाद 6 बनाएंगे, 7 बनाएंगे, 8 बनाएंगे, 18 तो बहुत दूर आएगा, वहाँ कौन बनाने जाएगा। तो जब वहाँ बनाने नहीं जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ कितना आएगा वो भी समझना मुश्किल हो जाएगा। माइट भी हो सकता है ग्राफ अप टू स्केल ही ना हो, माइट भी हो सकता है आंखें कमज़ोर हो। तो गणितीय मेथड से मैथमेटिकल अप्रोच लेनी है और बताना है कि 18 एम्पियर करंट के टाइम पर हमको वोल्टेज कितना चाहिए होगा। तो ये कैसे करेंगे, अरे तरीका वही है, हमको 1 एम्पियर पे अगर नोन है कि वोल्टेज कितना चाहिए, 1 एम्पियर के लिए हमको 5 वोल्ट चाहिए, मतलब रजिस्टेंस अगर हमको नोन है, रजिस्टेंस का इंडायरेक्ट मतलब यही तो हो रहा है ना कि 1 एम्पियर करंट पे कितना वोल्टेज होगा। तो 1 एम्पियर पे अगर 5 वोल्ट हमको रिक्वायर्ड है तो चाहे 18 हो चाहे 1.8 हो, वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई बाय दैट इन दैट। इसमें आप 1.8 से किए तो ये आ गया, 18 से कर लो तो भाई 18 एम्पियर के लिए हमको चाहिए कितना, 18 पंचे 90, यहाँ 90 लिखा जाएगा। ठीक, तो ऐसे जो कि नहीं, अगर आप अप टू स्केल ग्राफ प्लॉट कर पा रहे हो तो मैथमेटिकली अप्रोच करके वो चीज़ें जो आपकी रीच में नहीं है कैलकुलेट कर सकते हो। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इक्वल टू, अरे ये क्या है, असल में नोट्स भी बना रहे होंगे ना आप, तो इसको रूल बना के मैंने दोबारा से लिखा दिया है ताकि आप इसको बक्से में बंद करके याद कर लो। वी आई, ध्यान रखना आई वी ना हो जाए, गलती से कांड हो जाएगा। आई वी ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस नहीं होता, आगे बता देंगे सब। अभी ये उल्टा ना करना, पहले वी लिखना और हम तो कहेंगे आई छोटा लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, मेरे से गलती से लिख गया वो बड़ा कैपिटल। जो हमें यहाँ पे तुम लोग को नोट्स में करेक्शन बता रहे हैं हमको बता देना मैसेज करके, तो हम क्या करेंगे उसको सही कर देंगे। तो नोट्स में जो एरर है वो सही हो जाएंगी, परफेक्ट नोट्स हो जाएगा, फिर तुम कहना तो हम उसकी एक बुक छाप देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन, अरे करना पड़ेगा, थोड़ी सी कहानी अब और कम्प्लेक्स हो रही है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो रही है, ये आती है बोर्ड में, आपके स्कूल में भी पूछी जाती है, इसीलिए पढ़ाना पड़ रहा है। वी और आई का ग्राफ बना ही नहीं है और एंगल कह दिए हैं 37 है हैं। अब रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, ये कैसे होएगा, दोबारा बना दिए हैं क्या हम ये सब। अच्छा नहीं, ये उसका सल्यूशन है। अभी इतना देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें इधर वी है इधर आई है और एंगल 37 है, कह रहे रेजिस्टेंस बताओ, ये कैसे होएगा, ये तो बड़ा कठिन हो जाएगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब तो हम आपको कहे थे अभी कि स्लोप होता है। अरे मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, अरे मतलब वी और आई का रेशियो होता है, वो जो सी डी अगर बना लें तो उस सी डी का स्लोप होता है। यहाँ तो एंगल दिए हैं, उसका क्या करें। तो कोई बात नहीं, जितना हम आपको बताएं पहले उतना तो कर ही लो। एक पॉइंट यहाँ ले लो, मान लो ये ओ है, एक पॉइंट यहाँ ले लो, मान लो ए है, और अब ओ से ए तक जाओ, सीधा ना जाना। सीढ़ी कैसे बनती है, पहले हॉरिजॉन्टल जाओ फिर वर्टिकल जाओ, सीढ़ी बन जाएगी। ये ऐसे जाओ, ठीक है, और इसके बाद में फिर ऐसे जाओ, ठीक। अब सीढ़ी दिखाई दी, एक काम करो पटरी ले आओ, पटरी मतलब स्केल जिससे मेजरमेंट करते हैं, और ये ग्राफ अप टू स्केल ही बनाओ। आई मीन कि ये एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, आप देखना 37 है कि नहीं। 37 मैंने मेज़र करके बनाया है, आएगा, आप चाहे तो चेक कर लो प्रोटेक्टर रख के। यहाँ अब मेरे को फंक्शन वंक्शन पता नहीं है, यहाँ पे कहीं कुछ होता है जिससे, अरे लफड़ा हो गया, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, आप भैया चेक कर लेना, ये आपका 37 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप 37 का ग्राफ बनाए एग्जैक्ट अप टू स्केल,
तो हमारा मेजर कंसर्न तो परपेंडिकुलर और बेस निकालना पड़ता है ना, सीडी बनाने पड़ता है ना, वो हमने बना लिया। देखो दोबारा वही सोल्यूशन में बना है। अब हम परपेंडिकुलर और बेस विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल निकाल लेंगे। 3 और 4 आएगा, आप चेक कर लेना। मान लो अगर 3 4 नहीं आया किसी का, किसी ने अगले ने पॉइंट कहीं और ले लिया, तो उसका फिर जैसे ये 3 नहीं है, मान लो 6 आएगा तो ये 8 आ जाएगा। मान लो किसी का ये पॉइंट किसी ने यहाँ कहीं ग्राफ बड़ा बना के यहाँ ले लिया, तो कोई हमें आपत्ति नहीं है। उसका मान लो ये 30 आ जाएगा तो ये 40 आ जाएगा। कुल मिला के इसका रेशियो चाहे जौन बच्चा बनाए वो उतना ही आएगा, 3/4। ग्राफ अप टू स्केल बना के आप देख लो। लेकिन ये बोरिंग काम है यार, एग्ज़ाम में समय होता नहीं, हम घंटा भर प्रोटेक्टर और स्केल वाला काम कर रहे हैं। एक तो टाइम किल हो रहा है, दूसरा बोर हो रहा है, और दूसरा रेसी के भी हो सकता है इशू आ जाए। तो यहाँ पे हमको याद करना है क्या, कि जो ये अगर 37 होता है तो ये परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो आता है, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज अलग अलग आ सकती हैं। मेरी 3 और 4 आई हैं, आपकी 30 और 40 आ सकती हैं। लेकिन जो रेशियो होता है, इफ इट इज़ 37 डेफिनेटली विल बी 3/4। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा, पी और बी का जो रेशियो आएगा, वी और आई का जो रेशियो आएगा, जो स्लोप आएगा, वो 3/4 ही आएगा। ठीक है। माइट भी यहाँ पे आपको लिटिल बिट कन्फ्यूज़न होगा ही होगी कि भाई इस क्वेश्चन को हम एग्ज़ाम में असली में बताओ सर करेंगे कैसे। तो आपको इसके लिए ये जो 3/4 आया है, इसको लिखना है TAN 37 10, फिर इसके बाद यहाँ जो एंगल है, और इसको याद कर लेना है। तो फिर आपको प्रोटेक्टर, स्केल, मेजरमेंट कुछ कहीं करना पड़ेगा, बस आपको इसे याद कर लेना है। यहाँ लिख लो REM, क्या रिमेंबर, क्या रिमेंबर कि भैया tan 37 जो होता है वो 3/4 होता है। tan 37 ही स्लोप होता है, और VI ग्राफ के केस में ये रेजिस्टेंस होता है या परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है। अब जब ग्राफ आपको फ्यूचर में मान लो ऐसा मिला कि यहाँ V बना है और यहाँ I बना है, ठीक है, और एंगल यहाँ मान लो किसी ने कहा 37 है, तो आप कह देना रेजिस्टेंस सर tan 37 होएगा। आपसे पूछेगा ये क्या है, tan 37 क्या होता है, वैल्यू बताओ, आप कह देना 3/4, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन भाई एग्जामिनर ज़रूरी थोड़े ना इतना ही एंगल दे। एग्जामिनर हो सकता है 37 की जगह 38, 39, 40 कुछ भी एंगल दे सकता है। नहीं, कुछ भी कैसे दे देगा। कैलकुलेटर अगर अलाउड नहीं है, 2 प्रकार कैलकुलेटर होते हैं, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर भी होता है जिसमें कोई भी एंगल का tan वैन सब निकल आता है, तो वो अगर अलाउड है तो फिर एग्जामिनर कोई भी एंगल दे सकता है, फिर तो फ्री है। लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो एग्जामिनर कुछ स्टैंडर्ड एंगल हैं वही यहाँ पे मेंशन करेगा। तो आंसर आपको याद रहेंगे। अभी मैं वो टेबल लिखा रहा हूँ, आपको याद करके जाना है, चिपका के आ जाना है। जैसे यहाँ एंगल मान लो क्या कहते हैं 39 है, तो आंसर आ जाएगा tan 39। यहाँ पर मान लो 40 है तो आंसर आ जाएगा tan 40। यहाँ मान लो एंगल 49 है, आंसर आ जाएगा tan 49। तो बस जो भी एंगल होगा, यहाँ मान लो एंगल थीटा है, इसको ऐसे लिखें, ये थीटा है तो आर आ जाएगा tan थीटा। तो सारे थीटा पर आपने याद नहीं करना है, आपको कुछ ही थीटा हैं जो याद करने हैं। 0 पे 0, 30 पे 1/√3, 37 3/4, 45 1, मतलब ऐसे याद करना है। tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 37 3/4 होता है, tan 45 1 होता है, tan 53 4/3 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 इन्फिनिटी कह सकते हैं, नॉट डिफाइन भी कह सकते हैं। इस पर विशेष डिस्कशन की रिक्वायरमेंट जब होगी तो कर लेंगे। फिलहाल अभी हम आपको कुछ 4-5 क्वेश्चन एंगल बदल बदल के दे देते हैं। ये हमने क्या किया, वी और आई के बीच में एक ग्राफ बनाया, ठीक, और एक लाइन बनाई, वी आई का ग्राफ एक लाइन आता है स्ट्रेट लाइन, और ये एंगल कह दिया कि 30 है। बताओ भाई रेजिस्टेंस कितना होगा, tan 30 होगा। tan 30 कितना होता है इस टेबल से दिख जाएगा, 1/√3। तो ये क्या टेबल आपको एग्जामिनर लेके आएगा आपके सामने? नहीं, आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आती है तो ये टेबल आपको पहले ही याद होगी, अगर नहीं आती है तो याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री में काम आ जाएगा। ठीक,
मान लो भाई क्वेश्चन एक और आया ऐसे कि जिसमें ये कह रहे नहीं एंगल बदल दो भाई। अरे तो बदल दो, ये एंगल इन्होंने कहा कि 45 है, कोई बात नहीं 45 ले लो। अब स्लोप कितना आएगा, रेजिस्टेंस कितना आएगा, वी और आई का रेशियो कितना आएगा, पी बाई बी कितना आएगा, 10/45। ये कितना होता है टेबल से देख लो, ये 1 होता है, रेजिस्टेंस 1 हो गया। तो अगला एक क्वेश्चन और चिपका सकता है, यहाँ पे वी बनाएगा, बना नहीं, यहाँ पे ऐसे वी बना दिया, यहाँ पे ऐसे आई बना दिया, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना दिया, और एंगल लिख दी 60। अब बताओ रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो वही सेम बात, 1060 कितना, ये 60 में देखो √3 हो गया। तो भैया रिक्वेस्ट है याद कर लेना मालिक इसको, ठीक है। अब आगे की कहानी, हाँ आगे की कहानी हम लोग ब्रेक लेने के बाद करेंगे। अभी तक जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई। आगे की कहानी थोड़ी सी अलग हट करके है, इसलिए जो पुरानी यादें हैं उसको आप अपनी दिमाग में फीड करिए, एक बार रिवाइज करिए, 2 बार रिवाइज करिए, जो न समझ में आए उसे पूछिए, और इसके बाद जब बढ़िया फिंगर पे आ जाए तब अगला देखिए, तब आपको ये और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, और तब तक आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा, ब्रेन में रिलैक्सेशन हो जाएगा, तो चीज़ें याद रहेंगी, कलेक्ट और कनेक्ट चीज़ें आसानी से होंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।